हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। व्यापम द्वारा प्री बीएड का जो है मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है। आप यदि चेक नहीं किए हैं तो व्यापम के साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या तो फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उसको स्क्रीनशॉट लेके अभी चेक कर लीजिएगा। आज के वीडियो में जो है दावा आपत्ति कैसे डाल सकते हैं, आप किन किन जरिए से डाल सकते हैं, साथ में जो है ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे को लगता है कि ये हो सकता है करेक्शन, उसके बारे में भी बात करेंगे। फॉर्मों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे लाखों में है, और सीट जो है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। 4 कॉलेज ही हैं जहाँ पे जो है प्री बीएड होता है गवर्नमेंट द्वारा। तो सबसे पहले जो है दावा आपत्ति के बारे में बात करते हैं। तो यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर गलत ले लिया गया है और आप दावा आपत्ति डाल सकते हैं, तो आप 2/7/2022 को यानी 2 जुलाई तक जो है शाम को 5 बजे तक आप जो है दावा आपत्ति डाल सकते हैं। पोर्टल खुले रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि नियत जो दिनांक है 2/7 तक, वहीं तक जो है उसी डेट को जो है दावा आपत्ति लिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका आपत्ति जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ में जो है बिना प्रमाण का दावा आपत्ति को जो है पूर्णतः आपको अमान्य कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। यदि आपको दावा आपत्ति डालना है तो कुछ जो है स्पेसिफिक सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसको जो है मान्य करता है। जैसे लोकल पब्लिकेशन का नहीं होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स बुक होनी चाहिए जिसको जो है व्यापम दावा आपत्ति के तौर पर मानता है। और एक पृष्ठ में जो है 1 से अधिक प्रश्नों पर दावा आपत्ति प्रस्तुत करने पर उन पर विचार नहीं किया जाएगा, ये साफ साफ बोल दिया। यानी कि एक टाइम पे जो है एक पेज में आपको एक ही क्वेश्चन जो है डालना रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन बारी बारी से दूसरे पेज में डालना पड़ेगा, उसी में नहीं ठूसना है आपको, ठीक है। तो ये साफ साफ बोल दिया गया है कि एक पृष्ठ में जो है आपको एक क्वेश्चन का दावा आपत्ति आपको डालना है। अब मॉडल आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे ये सेट ए है। यदि आप चेक नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट यहीं से ले लीजिए, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको एक फॉर्मेट भी दिया गया है कि आपको कैसे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स बताया गया है। या तो आप जो है व्यापम में ही जाके सीधा उपस्थित होकर डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है डाक द्वारा डाल सकते हैं, और तीसरा जो है व्यापम की वेबसाइट में जो है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो है व्यापम की वेबसाइट वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई चार्जेस ही नहीं लगेगा, प्लस आप घर में ही डाल सकते हैं। यदि आप डाक द्वारा डालते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस लिखना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, में भी थोड़ा बहुत चार्जेस भी देना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में। तो व्यापम की वेबसाइट से यदि आप डालते हैं तो आपके लिए बेटर है। और ये जो फॉर्मेट दिया है, आप यदि ऑनलाइन डालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है व्यापम के साइट में जाइएगा, वहाँ पे एक पोर्टल बना हुआ है दावा आपत्ति का, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो आप जो है वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के तौर पर जो है डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन ID डालने के बाद जो है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस फॉर्मेट में। यहाँ पे जो है दावाकर्ता का जो है रोल नंबर लिखना पड़ेगा, फर्स्ट वाले कॉलम में अपना नाम लिखना पड़ेगा, जो कि एडमिट कार्ड में मेंशन है वही नाम। फिर प्रश्न पत्र आपको कौन सा सेट मिला था वो लिखना है। मॉडल आंसर में दिया गया उत्तर कौन से लिया गया है व्यापम द्वारा, उसको आपको फिल करना है। जैसे कि ABCD कौन से लिया है, क्वेश्चन का क्रमांक डालना है, और मॉडल आंसर दिया गया उत्तर जो है जैसे BC लिया है, BCD में से कोई एक जो है डालना है, ठीक है, जो आपको लगता है जो गलत है। और दावाकर्ता का उत्तर यानी आपको उत्तर डालना है जो आपको सही लग रहा है कि इसका ये हो सकता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है ये लास्ट वाला कॉलम रहेगा, जहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक सोर्स देने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप कौन से बुक से पढ़े हैं या कहाँ से आप उत्तर दे रहे हैं। यही मेन चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जो है व्यापम जो है लोकल बुक जो है उसको कंसिडर नहीं करता है, अमान्य कर देगा। जैसे कि हम लोग लोकल बुक की बात कर रहे हैं, हरिराम पटेल वगैरह हो गया और कुछ और हो गया, जहाँ से हम लोग हिस्ट्री पढ़े हैं, लोकल पब्लिकेशंस की बुक है, वहाँ जो है ये मान्य नहीं करेगा। कुछ स्पेसिफिक सोर्स होना चाहिए, कुछ अच्छे राइटर की बुक होगी तो वो मान्य करेगा। वहाँ पे क्या करना है आपको, जिसका विवरण आप बता रहे हैं वो कौन सी पृष्ठ में है, उसका बुक का नाम और उसका पृष्ठ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि आपको रीजनिंग वगैरह का या फिर कुछ दूसरा चीज़ है, इंग्लिश वगैरह का, जो आपको बुक में नहीं मिला है, उसको यदि आप दावा आपत्ति डालना चाहते हैं तो आप उसको कैसे डाल सकते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे प्रॉपर रीज़न भी लिख सकते हैं, ठीक है।
इसका आंसर जो है क्यों होना चाहिए ये लिख सकते हैं आप। रीजनिंग वगैरह का तो जनरली मिलेगा नहीं बुक में सेम क्वेश्चन, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि दावा आपत्ति के परीक्षण पश्चात विषय विशेषज्ञ द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जैसे आप दावा आपत्ति डालेंगे तो वहाँ जो है विशेषज्ञ द्वारा जो है चेक किया जाएगा कि आप जो दावा आपत्ति डाल रहे हैं वो सही है या नहीं। वो अप्रूव दे देंगे तो वो जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा, और यदि करेक्शन होता है तो एक रिवाइज्ड मॉडल आंसर फिर से जारी किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि क्या दावा आपत्ति डालता है केवल उसी का सही होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप ग्रुप में बहुत सारे लोगों का वो गलत हुआ है, कोई एक भी जो है यहाँ पे डाल देता है दावा आपत्ति उस क्वेश्चन के लिए, तो वो जो है सभी के लिए करेक्शन होगा। ठीक है, और यदि क्वेश्चन ही गलत है तो उसको विलोपित किया जाएगा। इस बार जो है कोई सा भी क्वेश्चन जो है विलोपित नहीं हुआ है व्यापम में। जनरली 2-3 हो ही जाता है बाकी एग्जाम्स में, प्री बीएड में जो है नहीं हुआ है। तो कोई एक भी डालेगा तो करेक्शन सभी के लिए होगा। ठीक है, और दावा आपत्ति डालने का जो मेन जो पॉइंट है आपको इसी पे ध्यान देना है, आपको सोर्स ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में मैं बताऊं कि हरिराम पटेल का क्यों नहीं मानते, क्योंकि पीएससी का जो मैंने एग्ज़ाम दिलाया था 2020 में, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आया था देहरौरी से रिलेटेड। ठीक है, वहाँ पे प्रतिपक्ष को गलत ले लिया गया था। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन में होली था, दीपावली था, प्रतिपक्ष था और सभी था शायद, तो वहाँ पे होली या दीपावली के लिए लिया गया था, इसको मान्य कर दिया गया था इस बुक का। ठीक है, पितृपक्ष के दिन लिखा गया था। अब अगला मॉडल आंसर देख लेते हैं, बी है। यदि आप चेक नहीं किए, जिसको बी सेट मिला है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेट सी है, सेट डी है। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि किसका करेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है कि करेक्शन होना चाहिए वो 91 है, ये सेट सी का था। यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच में जो है चेंज करना था आपको। ठीक है, तो यह क्वेश्चन था ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी को लिया गया है, जो कि गलत है। क्योंकि जो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच की यदि मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, किसी भी बात को जो है डायरेक्ट बोलना। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई सज्जन पुरुष है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत कद में बड़ा है, तो आप कुछ चीज़ को उनसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड भाई को बोल सकते हैं कुछ भी चीज़ डायरेक्ट, तो वहाँ पे उनसे बात करने के लिए जो है बात को घुमा के बोलना, तोल मोल के बोलना, ताकि उनको बुरा ना लगे। ये डेफिनेशन के तौर पे नहीं है, एक सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ए और बी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि एक रिक्वेस्ट भी कर रहा है, ऊपर से प्लीज़ भी जोड़ रहा है, ये तो डायरेक्ट स्पीच नहीं होगा। बी भी नहीं होगा, व्यापम द्वारा डी लिया गया है, और डी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं डी को यदि हिंदी में समझाता हूँ, डी में लिखा है ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड रिपीट द क्वेश्चन। इसका हिंदी में हो रहा है उसने साक्षात्कारकर्ता से अनुरोध किया कि क्या वह प्रश्नों को दोहरा सकता है। और सी में क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, जैसे कि ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। यदि इसका हिंदी करता हूँ तो होता है उन्होंने साक्षात्कारकर्ता से प्रश्नों को दोहराने का अनुरोध किया। तो ये जो है डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि ये आपको बुक में मिलता है किसी बुक में तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही आपको लगता है कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो डाउटफुल है और आपके पास कुछ सोर्स मिलता है उसका, तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि जितने भी भाई बहन हैं जो प्री बीएड का एग्ज़ाम दिलाए हैं और 2-3 नंबर से चूक रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो पाए और वो दावा आपत्ति डाल पाए। तो ज़रूर यदि आपके पास मिलता है सोर्स तो कमेंट कीजिएगा। यदि पेज नंबर, बुक के साथ पेज नंबर का भी कमेंट कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है यदि आप गूगल में सर्च करते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। ये जो एग्ज़ाम वेदा जो साइट है, एक पॉपुलर साइट है स्टडी के लिए, वहाँ पे ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, वहाँ भी जो है ऑप्शन सी को ही लिया गया है। मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट लगा तो मैंने गूगल में भी सर्च करके देखा, तो मेरे को सेम क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे। ठीक है, और मॉडल आंसर पे भी मैंने सी ही बताया था, लेकिन व्यापम द्वारा डी लिया गया है। क्वेश्चन जो 33 में था सी में, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ। ठीक है, इसका ऑप्शन लिया गया है डी लिया गया है व्यापम द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि हम बुक देखें, क्वेश्चन को पढ़िएगा, जो मैं लाइन दिखा रहा हूँ उसको पढ़िएगा। ये जो है दिल्ली आईएएस का बुक है, युवाचार पब्लिकेशन का,
क्वेश्चन है बोला है भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश क्या था, आज़ाद हुआ था, यानी स्वतंत्र हुआ। 33 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ का आंसर लिया 15 अगस्त 1947। तो फिर ये क्या लिखा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। इसके हिसाब से तो 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन को वापस चले जाना चाहिए था। हालांकि 1947 में जो है चाचा नेहरू को बना दिया गया था प्रधानमंत्री, लेकिन माउंटबेटन जो है यहाँ रुके थे, ठहरे थे उसके प्रधानमंत्री बनने के बावजूद, क्योंकि उस समय जो है बहुत तनातनी थी। बंटवारा तो हो गया था पाकिस्तान इंडिया का, लेकिन दोनों की भी बहुत जो है खींचातान था, विवादित स्थिति थी, जिसके कारण उसको गवर्नर जनरल रहने दिया गया था। तो वो और कुछ टाइम तक रुके थे। वहीं एक दूसरी बुक है, ये स्पेक्ट्रम की बुक है, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। वहाँ पे जो है इसका कार्यकाल को जो है 1947 से 1948 तक दिखा है गवर्नर जनरल के रूप में। तो इस क्वेश्चन में जो है 15 अगस्त 1947 का जो है आंसर लिया गया है। तो इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें, दोनों बुक के जो कथन है, तो वहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है। तो अपनी राय यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 48 ये जो है इसलिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे को जो है एक भाई ने जो है डायरेक्ट नेशनल पे जो है मैसेज कर दिया था फॉलो करके कि सर आप मेरा रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है किस तरीक़ा से सही हो गया है, क्योंकि मैंने भी इसको गलत बता डाला था जिस समय मैंने मॉडल आंसर जो है अपलोड किया था, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न के कारण गलत बताया था, ठीक है। एक्चुअल में जो है सही लिया गया है, इसके द्वारा डी जो है आंसर लिया गया है। यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने एक बुक से पढ़ा था, ये दृष्टि IAS का ही बुक है, कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, जो इसलिए कहा जाता है कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। तो ये मेरे ध्यान में था और उसके चक्कर में मैंने यहाँ पे जो है गलत आंसर आपको बता डाला था, उसके लिए बहुत ही सॉरी। ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत नहीं थी, ठीक है, तो सही नहीं है, मैं ये ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है 39, इसमें भारत सरकार केंद्र एवं राज्यों दोनों के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया है। तो मैं इसको जो है मासिक पत्रिका में जो है 3.1% जो है पढ़ा था, मेरे को जैसे मिलती है वो ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा पढ़ा हूँ, अर्जुना वगैरह का समसामयिकी घटना चक्र वगैरह कहीं मैं पढ़ा हूँ यहाँ पे। यदि मेरे को मिलती है तो कमेंट में ज़रूर बताऊँगा, मैं इसको कन्फर्म मैं ये चीज़ पढ़ा हूँ मैं, ठीक है। और इसको सी लिया गया है। यदि आपके पास स्पेसिफिक सोर्स मिलता है तो उसको भी कमेंट कीजिए। इसके पास भी दावा पत्ती लगाने के लायक जो क्वेश्चन मिलता है और उसका सोर्स मिलता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के कारण ही के लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोगों को जो है काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।